आप यकीन मानिए, मैं खुशबू जी और महेंद्र अजनबी जी 15A में पहुंच गए थे वहाँ के कम्युनिटी सेंटर में, और हमें पता नहीं था 15 लोग बैठे हो, तो हमने वहाँ पे पूरा कफे पाठ भी कर दिया। वो तो बाद में जब हमने उनसे पेमेंट मांगी तब बोले भैया हमारे यहाँ तो बस ये चाय और वही खिला रहे हैं, बिस्किट बस। तब पता चला नहीं नहीं, प्रोग्राम तो दूसरी जगह पर है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे बिस्किट के अलावा सैंडविच और पकोड़े भी रखे हुए हैं, तो काम तो बनाया हुआ है। बस एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। नीरज चावला जी हमारे बीच में बैठे हो। सर, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के मैं और शंभू शेखर भैया उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवाजाई विनोद पाल। फिर शंभू भाई ने अपना नाम लिया शंभू शेखर, तो कुएं में सवाजाई शंभू शेखर। फिर हमने नीरज चावला जी का नाम लिया नीरज चावला जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। हमें टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्तित्व यार, प्रधान, और उस व्यक्ति का नाम नहीं आया। तो बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में आवाज आई। जब मैंने नीरज चावला जी का नाम लिया तो कुएं में आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, शंभू शेखर का जवाब हो सकता है, नीरज चावला जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति। हाँ। बेटा मैं नीरज जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया जी। बेटा अभी पेमेंट नहीं मिला है, ध्यान रखना। मैं अच्छा एक बात और बतला दूं सर, इस मंच पर आप शंभू शेखर भाई को देख रहे होंगे। इस पूरे भारत में एकमात्र एक ऐसा कवि जो रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना नहीं पचता। पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी, अब इनकी पत्नी ने थाली घुमाई, अब इनकी पत्नी ने थाली घुमाई। शंभू भाई बोला यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। भाई बहुत अच्छे बेटा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो इसको। तालियां तो इस बात पे बजाना साहब, अगले 15 दिन तक मैं और दिनेश जी अपोलो हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए थे। ऐसा व्यक्तित्व। वेद प्रकाश वेद जी हमारे बीच में बैठे हुए भाई साहब, ये वो व्यक्तित्व जब 12वीं पास हुए वेद प्रकाश वेद जी, तो ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो वेद प्रकाश वेद जी लड़कियों से बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, लड़के को बहुत मारते हैं, फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया, कमाल, और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है। नहीं, आपका भी नाम वेद प्रकाश वेद है क्या? थोड़ा सा इसे कंट्रोल कर लो बस। हाँ, मैं यकीन मानिए हम तो दिनेश जद्दू, मैं एक बार चाहता हूं कि आपका पूरा देखिए क्या होता है कि जब इस देश की सरकारें किसी गरीब आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने में असफल हो जाती है, तब आप जैसे लोग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं और उन लोगों तक सुरक्षा सुविधाएं मुहैया कराते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में बैठे हुए दिनेश वंशी जी, बहुत अच्छे विनोद। बेटा इसको ठीक करो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। हाँ, अभी मैं और खुशबू सर 15A के बाहर खड़े हुए थे, तो वहाँ पे जब हमारे को लगा कि हमने वहाँ पे गलत काव्य पाठ कर दिया है, तो हम बाहर खड़े हुए थे, तो इतने में किसी व्यक्ति की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था। उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? तो मेरे बगल में जो खुशबू थी, इसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने नंबर देने की टेक्निक लगाई,
उसने फिर दोबारा से रोना शुरू करा। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? कविता क्या है? कविता मैं, दिनेश जी जो लिखते हैं, हम इनकी कलम की नोक के बराबर भी नहीं लिख पाते साहब, लेकिन मैं इतना मानता हूं असली कविता वो होती है जब हम 3 पंक्तियां पढ़ें और चौथी पंक्ति अगर आपके मुंह से निकल जाए तो वो कविता है। आपके बीच में 4 पंक्तियां रख दो, सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ूंगा और चौथी पंक्तियां सबसे पहले यहां बैठी हर एक महिला की समझ में आएगी और उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष की समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसी समझ में आ जाए तो एक बार यहां से लेके यहां तक और आगे से लेके पीछे तक तालियों का महोत्सव कर देना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा, बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली, भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। और महिलाओं का ऐसे ही, बहुत अच्छे, महिलाओं का ऐसे, जब ये सास बनते ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंग का मिला ही नहीं। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 400 मंचों का तजुर्बा है, जैसे चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली धोलन आके पूछती हैं कि भैया कौन सी बस से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। बोली, हाँ ना, मेरी वाली तो आई ना। ये होता है कि विपक्ष का, बहुत अच्छे विनोद, कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा ही हम लोग विपक्ष समझते हैं आप लोग, राहुल गांधी। नहीं बेटा, फरीदाबाद में तो हाँ। नहीं, फरीदाबाद वाले तो ज्यादा ही समझते हैं विपक्ष को। तू पहुंच भी नहीं सकता जहां हम समझते हैं बेटा। यहाँ तो हमें ही नहीं पता कौन पक्ष में, रोजाना अखबार से पता चलता है कौन पक्ष। मैं देखिए, राहुल गांधी जी के संग दिक्कत कुछ नहीं है बाबूजी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हमारे बीच में पीली पग पहन के बैठे हुए भाई साहब, मैं पहचान गया आपको, नमन करता हूं आपको। पाजी, अभी एम्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की मीट हुई थी, उसमें काफ़ी लोगों को बुलाया गया, तो भाई साहब भी आए हुए थे जिन्होंने पीली पग पहनी हुई है। तो डॉक्टर वहाँ पे समझा रहे थे, देखो भाई अब आप 50 से ऊपर हो गए हैं। डॉक्टर जी ने बतला रहे थे, यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग बैठे थे, डॉक्टर बता रहे थे, देखो भाई अब आप 50 से ऊपर हो गए हैं, तो अब अपने शाम के दोस्त घटाइए और सुबह के दोस्त बढ़ाइए। पाजी खड़े होकर बोले, इतनी सवेरे सवेरे कौन पिएगा? मैं सच बता, राहुल गांधी के संग दिक्कत क्या है? राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी आंध्र प्रदेश चले गए, उनको हिंदी आती नहीं है, तो राहुल गांधी जी भीड़ के बीच में से निकलकर यहाँ पर स्टेज पे भाषण देने आ रहे थे। तो जहाँ पे बाबूजी बैठे, यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है स्टेज पर आकर, बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है कि येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी आपसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। भाषण लिखने वाला भाग क्या है, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। ये हो रहा है हमारे यहाँ पे और हमें दे। लेकिन अभी तक जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मेरी बस आपसे एक अनुरोध है बाबूजी कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला। अब मैं समझ रहा हूँ समय की पूरी परिस्थिति है। दद्दू बस एक कविता पूरी सुना दे, मुकम्मल वो नई कविता, नई वाली, हाँ जो तूने 10 साल पहले लिखी थी। तूने तो आखिरी कविता वही लिखी है बेटा। देखो जी, दरअसल क्या है, उसके बाद महावीर जी पॉपुलर हो गया, अभी से टाइम ही नहीं है। देखो नहीं मैं वही वाली कविता पढ़ देता हूँ जी। वही वाली जो अभी कॉलेज में पढ़ी थी, ये मोटी लड़की पढ़ी नहीं कॉलेज, अच्छा कॉलेज वाली पढ़, बहुत अच्छी कविता। तो मैं बस आपसे एक अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे तो मैं दोनों सुना दे बेटा डॉक्टर साहब। कविता क्या है?
बस जिस तरीके से ऋषि कपूर को उस टाइम पे लोगों ने जवाब दे दिया था, बस ऐसे ही मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। ऋषि कपूर पूछता नहीं ऑडियंस से, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? देखो इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा दद्दू तो फिर कविता नहीं हो पाएगी। सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, जो पत्नी के संग बैठे उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो नहीं बैठे कम से कम वो तो बोले इस पे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। अब उसी पिटने को कविता के माध्यम से बतला रहा हूं। बस इसमें 3-4 चीजें आएंगी। पहला धड़कन फिल्म का डायलॉग आएगा सुनील शेट्टी का, दूसरा सन्नी देओल का डायलॉग आएगा घातक फिल्म का, एक दृश्य आएगा बाहुबली 2 में। एक दृश्य है जब देवसेना एक तीर छोड़ रही होती है, पीछे से प्रभास आके 3 तीर छोड़ता है और एक डायलॉग बोलता है कि राजकुमारी नाथ दवे मणि बंदम बहिर्मुखम तेजा, वो भी आएगा। बस यहां से सुन लीजिएगा कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते मुझसे बोले, बेटे तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। घर पहुंचते ही मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। मैंने बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। बहुत अच्छी कविता सुन रहे हैं आप। ये देखिए पहला कवि है, भूमिका में खर्च ना हो जाए। एक बार भरपूर तालियां दे दीजिए, उसे लगना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, उनका स्वागत है, आइए सर। बोले, बता नेहा के लिए कैसा? मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी दुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। बहुत अच्छे। शर्मा जी आइए, रामगोपाल जी। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर। वो जो नेहा को देखने आया था उसने मुझसे निकाल ली जी। मुझसे बोला, आप नेहा के बड़े भाई हूं? मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा ने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम? बोली, यार शादी है मेरी, क्या मेरे गुमसुम? मैंने बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी बाहें थाम रही हो? बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा हे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरी दिल की राजनीति का केजरीवाल हूं, नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था? तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, बहुत अच्छे। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी बहुत अच्छे। मैं शंभू भाई आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे। शंभू भाई मैं बताना चाहता हूँ पेडिक्योर क्या होती है। ये जब आप शंभू को ही क्यों बताना है? ये जो आप सुबह सुबह अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं यूं करते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए दे के आती है। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने बोला, खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने,
पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई धंधे में, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। बहुत अच्छे। जितने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब मेरे साथ जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा, मैंने बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं। बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका पिता बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? नीरज जी खरीद रहे थे आपके भाई को, पर जिसने घातक फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा, बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम महिरमकम तेजा। और उनसे पिट के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मन ही मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे, क्या बात है बच्चे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब, उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, सर कमाल है ये ना, मिट भी जाए राजेश भैया स्वागत, प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, वो जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल की नुपुर नाम की बच्ची है, आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल।